अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और आपको बताएं कि आज हम पाकिस्तान में क्या डिस्कस करेंगे। तो आम इंतखाबात के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों पर पहुंच गई हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान शदीद तरीन हो चुका है। पंजाब में अवाम के मुहाफिजों की गाड़ियां ही नाकारा हो गई हैं। तो सबसे पहले बात करें, इलेक्शन का माहौल बनने लगा है। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कौमी असेंबली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। मरीम नवाज की बात की जाए तो मरीम नवाज लाहौर के हलका N119 से मैदान में उतरेंगी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात की जाए तो वो लाड़काना से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ये सूरत हाल है कि जो इलेक्शन का माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है। आम इंतखाबात है क्योंकि जो डेट फिक्स हो चुकी है 8 फरवरी को आम इंतखाबात होना है और जो नए वजीर आज़म हैं उनका इंतखाब भी होना है। तो इस हवाले से जो तमाम पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज, ख्वाह वो नून लीग हो, PTI हो या वो पीपल्स पार्टी हो या इसके अलावा JUI कोई भी पार्टी हो, तमाम तर तैयार है। सबने अपने अपने हलकों को चुन लिया है और उम्मीदवार जो है उनकी जानिब से कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा रहे हैं। कायद नून लीग की अगर बात की जाए, नवाज शरीफ जो कि लंदन से वापस पहुंचे हैं, वो कौमी असेंबली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, उसका इम्कान है। और मरीम नवाज की अगर बात की जाए तो वो हल्का N119 से मैदान में उतरेंगी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है, लाहौर से, इस्लामाबाद से और इसके अलावा कराची से भी जानेंगे। उस्मान राना से हम जानते हैं इस्लामाबाद का अहवाल। उस्मान राना, बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और वहां पर जो कायद नून लीग है उनके हवाले से बताइएगा, और इसके अलावा ये बताइएगा कि शहर इक़्तिदार के 3 हलकों में उम्मीदवारों के बारे में क्या सूरत हाल है और अहम सियासी रहनुमा समेत अब कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी आज इंतखाबी अमल के हवाले से गहमा गहमी रही है। दिन भर जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से जो है कागजात नामजदगी हासिल भी करते रहे और जमा भी करवाते रहे। कागजात नामजदगी जो है तकरीबन 400 से ज़ायद जो कागजात नामजदगी है वो वसूल किए गए हैं। एक शख्स जो है 5 कागजात नामजदगी जो है वो वसूल कर सकता है। जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके हवाले से बात की जाए तो इसमें जो PTI के वकील हैं शुएब शाहीन, अली बुखारी और साबिक PTI रहनुमा जो राजा खुर्रम नवाज, उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वसूल किए। इसके अलावा अंजुम वकील खान जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, दिशान नकवी वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं। इसके अलावा नूर खान जो है वो भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने जमा नहीं कराए। जिन लोगों ने जमा कराया उनके नाम बताता चलूँ तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो है उन्होंने कागजात नामजदगी आज अपने जमा करवाए हैं NA47 और NA48 से। इसके अलावा राजा इमरान अशरफ जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया है NA46 से। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जमात इस्लामी के 3 जो रहनुमा हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं 3 हल्कों से, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। इन 3 हल्कों से जमात इस्लामी ये तीनों हल्कों की अगर बात की जाए उस्मान राना तो बहुत इंपॉर्टेंट हल्के हैं और शहर इक़्तिदार है। तो देखना ये है कि किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करा दी और कौन रह गया। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे भी मौजूद है, शफकत अजीज, उनसे जानते हैं। शफकत अजीज, शहर कायद में इंतखाबी दंगल के हवाले से कौन कौन तैयार है, कौन मैदान में उतरा है, बताइएगा। देखिए, आज दूसरा रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी जो है वो मुख्तलिफ DROs के ऑफिस में नज़र आ रही है। मैं इस वक्त ज़िला गरबी के DRO ऑफिस में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ये दफ्तर है और यहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के के लिए कागजात नामजदगी के लिए उम्मीदवार जो है वो आ रहे हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं वो ढोल की थाप पर आ रहे हैं, उसके साथ वहाँ पर जो कारकुनान हैं उन पर नोट जो है वो निछावर कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के कानून की खुली खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। जब हमने उस कैंडिडेट से सवाल किया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि ये आवाम की मोहब्बत है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे। ये कारकुनान है जो अपनी मर्जी से जो है वो नोट निछावर कर रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तेकाम पार्टी, उसके साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। कल चूँकि आखिरी रोज़ है और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान MKM पाकिस्तान के जो रहनुमा है सैयद अमीनुल हक, वो भी आकर यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के हल्के 245 से जो है वो जमा कराएंगे। जी।
ٹھیک ہے، وہ جمع کرائیں گے. تو ہمارے ساتھ لاہور سے بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں عمر دراز، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے. عمر دراز بتائیے گا قائد نون لیگ کا کن حلقوں سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے اور ان کے مقابلے میں کون سے امیدوار ہیں جو کہ میدان میں اترے ہیں؟ اس مرتبہ کوئی نئے چہرے بھی کیا سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. بڑے بڑے نام جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑنے کی تیاری میں ہیں. اگر بات کی جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا جو آبائی حلقہ ہے NA 130 سے وہ انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ وصول کیے ہیں. اسی طرح مریم نواز NA 119 سے میدان میں اتریں گی. NA 118 سے حمزہ شہباز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشن میں. انہوں نے بھی کاغذات جو ہے وہ وصول کر لیے. اگر بات کی جائے دیگر جماعتوں کے حوالے سے تو جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ جو ہے وہ NA 128 اور 123 سے انہوں نے جو ہے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں. NA 126 سے امیر العظیم نے جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. NA 130 سے جماعت اسلامی کی اخلیق بٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں انہوں نے اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ NA 128 سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کی ہے. اگر بات کی جائے اوورال جو آج کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ریزرو سیٹس ہے، جو خواتین کی پنجاب بھر کی ریزرو سیٹس ہیں اور اقلیتی سیٹس ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں الیکشن آفس میں امیدواروں نے جو ہے وہ پہنچے ہیں. اور اگر اس وقت کی بات کی جائے تو تقریباً 200 سے زائد جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی صوبائی اسمبلی کی، اس میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی سبمٹ ہو چکے ہیں. اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کی تو 50 سے زائد جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کے لیے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. اقلیتی سیٹ کی بات کی جائے تو 60 سے زائد جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات سبمٹ کروائے ہیں. مطلب کہ 60 سے زیادہ امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں عثمان رانا سے دوبارہ جانتے ہیں. عثمان رانا، شہر اقتدار ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ سٹی ہے وہ، اور وہاں سے اس مرتبہ جو تینوں حلقے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو ان حلقوں کے بارے میں بتائیے گا کہ وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں اور وہاں پر ایسے کون سے نئے چہرے ہیں جو سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں جو نئے چہرے ہیں اس میں مرکزی مسلم لیگ جو ہے ان کے چودھری شفیق الرحمان جو ہیں وہ اب سے کچھ ہی دیر قبل میڈیا ٹاک بھی کر کے گئے ہیں. وہ بھی پر امید نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بھی حلقہ باب کافی بڑا ہے اور یہاں پر ہم جیتنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو پرانے امیدوار ہیں اس میں ڈاکٹر فضل چودھری ہے، اس کے انجم عقیل خان ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر یہاں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ کافی اپنا حلقہ باب یہاں پر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اسلام آباد میں. تو ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کون جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے یہاں پہنچے گا. کاغذات نامزدگی جو ہے وہ تو لیا گیا ہے. شعیب شاہین جو کہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین ہیں، ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی یہاں سے وصول کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ علی بخاری ہیں، ان کی جانب سے یہاں پہ وصول کیے لیکن جمع نہیں کروائے گئے. جمع جو ہے کیونکہ کل آخری دن ہوگا، اگر الیکشن کمیشن جو ہے ٹائم نہیں بڑھاتا یا دن نہیں بڑھاتا تو کل آخری دن ہوگا اور کل ہی تمام لوگ جن نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں وہ جمع کروانے یہاں پر پہنچیں گے. تو اب تو یہ انتخابات کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن ہر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ وہ الیکشن میں جیتے گا. جی ہر کوئی دعوے دار ہے الیکشن میں جیتے گا. MQM سے کون سے امیدوار سامنے آئے ہیں؟ شفقت عزیز آپ بتائے گا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، انہوں نے کہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سے حلقے کراچی میں زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بتائیے گا. جی شفقت عزیز. شفقت سے ہم رابطہ کریں گے. لاہور کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے عمر دراز. عمر دراز بتائے گا، لاہور ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ شہر رہا ہے. خیر پاکستان کے سارے شہر ہی بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں لیکن جو لاہور ہے مرکزی شہر، اس پر بڑی نظریں مرکوز ہوتی ہیں سیاسی رہنماؤں کی. تو اس کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ کیا کوئی اسپیسیفک حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ ان حلقوں سے لڑنے کے لیے کس طریقے سے وہاں سے ووٹ بینک حاصل کیا جائے گا؟ جی بالکل، بات کی جائے اگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں،
सरबराह हैं वो जामिया हिकमत अमली जो है वो अपना रहे हैं। इस हवाले से जो कोई भी जो उम्मीदवार जो लाहौर से इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि लाहौर की जो जीत होती है, लाहौर जिस पार्टी को जितवाता है, हुकूमत माजी में देखा गया कि ज़्यादातर उसी जो पार्टी की हुकूमत बनती है। तो लाहौर पे फोकस जो है वो तमाम सियासी जमातों का है, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो क्योंकि कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मेन मरकजी रहनुमा हैं वो जो है वो उतारे जा रहे हैं लाहौर की सीटों के लिए, ख़ासतौर पर कौमी असम्बली की सीटों पे के लिए। और इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी जो ख़वातीन हैं वो भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे जो बिल्कुल आपने सही कहा कि उमर दराज इस मरतबा जो ख़वातीन है वो बड़ी भारी मिकदार में नजर आ रही हैं सियासी सरगर्मियों में। शफकत अजीज से जानते हैं कराची की सूरत हाल के बारे में। शफकत अजीज, जैसा कि कहा उमर दराज ने कि जो लाहौर है वहाँ पर तो जो ख़वातीन है इस मरतबा वो भी सियासी मैदान में मुतहरिक हैं, तो क्या कराची की भी यही सूरत हाल है? और इसके अलावा कराची के हलकों के बारे में ये बताइएगा कि वहाँ के अवाम क्या कहते हैं, उनका किस जानिब ज़्यादा रद्द अमल है, झुकाव किस जानिब ज़्यादा है, जिन्होंने पहले कारकर्दगी दिखाई है उनकी जानिब, या जो नए आने वाले चेहरे हैं उनका उस तरफ ज़्यादा रुझान है कि वो उनको आजमाना चाहते हैं कि इस मरतबा वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं? देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी। सबसे पहले अगर बात करें तो ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए तो कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी सूबाई दफ्तर है वहाँ पर जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन जो आम सीटें हैं उन पर जो है अभी तक किसी खातून ने अब तक अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कल तक नाम सामने आ रहा था कि मरियम नवाज़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो हल्का 235 से जो है उनके लिए कागजात ले ली गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कागजात जमा नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो आवाम है कराची की, उनका ये कहना है कि जिन लोगों को हम पहले आजमा चुके हैं इस दफ़ा शायद हम उनको ना आजमाएं, क्योंकि जो मसाइल 2018 में थे वो मसाइल अब भी 2023 में भी वैसे के वैसे ही हैं। सबसे जो बड़े मसले हैं कराची में वो तो एक सीवेज लाइन, गटर का पानी है, उसके साथ साथ कचरा है और साफ़ पानी जो है वो यहाँ पर मैसर नहीं। साथ साथ जो सड़कें हैं वो हालिया बारिशों के बाद जब तबाह हुई थी तो वो सड़कें अब तक जो है वो नहीं बन पाई हैं। ये चार जो है इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं जो जिससे लोग रोज़ जो है वो नज़र आज़मा है, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जब तक ये मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे वो शायद वोट भी जो है वो ना दे। तो ये जो मसले हैं हमने क्योंकि जो अवामी मसाइल हैं उनको पहले हल करना तरजीह होना चाहिए, और अवाम भी यही कहते हैं कि ये पानी के मसाले और जो सड़कें टूटी फूटी हैं उसका जो हल निकालेगा उसी को वोट दिया जाएगा। शफकत अजीज बहुत शुक्रिया कराची से अपडेट करते, इसके अलावा उस्मान राना हमें इस्लामाबाद से और उमर दराज हमें लाहौर से अपडेट करते। तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो जहाँ पर सियासी बात हो रही है इंतखाबात के हवाले से, तो पेशावर की अगर बात करें, पेशावर में भी और KPK में भी इंतखाबी जोशो खरोश अरूज पर पहुंच चुका है और उम्मीदवार अपने हामियों के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच रहे हैं। सूबे में जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है और अहम उम्मीदवारों के मुकाबले भी दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने की कोशिशें भी जारी हैं। तो बात कर लेते हैं नुमाइंदे लिहाज अली से जो कि पेशावर से मौजूद है। लिहाज अली, बताएगा किन हलकों से कौन से अहम उम्मीदवार हैं जो कि इस मरतबा हिस्सा ले रहे हैं? इस वक्त मैं पेशावर में कौमी असम्बली के हल्का NA-32 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। इस वक्त तक तकरीबन 56 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी सिर्फ इस एक हल्के के लिए उसको हासिल किया है। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 हल्के हैं, और इसी हल्के से अभी थोड़ी देर पहले अवामी नेशनल पार्टी की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम अहमद बिलोर, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो एडजस्टमेंट पर भी जोर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी जमात के हवाले से पोजीशन वाज़ेह नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम की जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी और कौमी वतन पार्टी की वफूद जो थे वो गुज़श्ता रोज़ गए थे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनके मुज़ाकराती सिलसिले जो है उनके 2 दौर हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातों ने ज़िली सतह पर कमेटियाँ कायम की है ताकि ज़िली सतह पर एडजस्टमेंट के हवाले से कोशिश की जाए। ताहम
بعض ایسے حلقے جہاں اس وقت تنازعات پیدا ہو گئے. اس وقت چارسدہ میں قومی اسمبلی کی 2 حلقے ہیں جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے جو اس وقت صوبائی صدر ہے ایمل ولی خان وہ اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ دوسرے حلقے پر قومی وطن پارٹی کی جو مرکزی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپا وہ حصہ لے رہے. اس وقت مختلف حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوشش جاری ہے، ان کے حوالے سے بھی جاری ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت صوبہ صوبی کی ایک بڑی جماعت ہے ان کے بیشتر امیدواروں نے بھی کاغذاتی نامزدگی جمع کی ہیں اور کل بھی یہاں پر پشاور میں، اس کے علاوہ سوات، اس کے علاوہ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی کاغذاتی نامزدگی کو جمع. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ تو ہم نے حلقوں کی صورتحال کے بارے میں جان لیا. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کیونکہ انتخابات ہونے والے ہیں، دنگل سجنے کو بالکل تیار ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو وہ شہری کیا کہتے ہیں، ان کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ انتخابات کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے، سیاستدانوں سے امید نہیں لگائی جاتی ہے. ہم باقی صورتحال تمام جان لیتے ہیں عوام سے بات میں. جی میرے خیال سے تو انتخابات ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی حکومت آئے وہ پراپر اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ، اپنی پالیسی کے ساتھ ملک کو چلائے تو ملک جو ہے پھر ترقی کی راہ پہ چلے گا. انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، ملک بہتری ال جائے گا، تے آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں گے اور ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. معاشی طور پہ ملک جو ہے بدحالی کا حال ہے، اس شکار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخاب بر وقت ہوں اور ایک مستحکم گورنمنٹ آئے. نہیں، ہماری تو یہی خواہش ہے کہ الیکشن جلد سے جلد اچھے ہوں اور فیئر ہوں تاکہ ملکی حالات بڑے پریشان کن ہیں. اچھی توقع ہی کر رہے ہیں کہ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو عوام جن کو منتخب کرے نا ان کو آنا چاہیے. اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائے. الیکشن سے عوام کی توقعات ایک ہی ہوتی ہے کہ ملک میں فائنینشیل سچویشن بہتر ہو جائے. ہم تو یہی کہنا چاہیں گے جو بھی الیکشن میں کھڑا ہو تو کم سے کم یہ پورے پاکستان کے عوام کا خیال رکھے، ہمیشہ غریبوں کا. جیسے کہ حالات برے چل رہے، مہنگائی چلے، سب سے پہلے تو مہنگائی کو دیکھنا چاہیے نا اس چیز کو. انشاءاللہ امید تو ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور نئی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ کچھ بہتری کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. شکر ہے کہ اللہ پاک کا کہ انتخابی عمل کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، جمہوری عمل جو ہے وہ شروع ہے، لیکن وہ گہما گہمی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. ہماری وش اب یہی ہے کہ الیکشن کا اعلان تو ہو گیا، کاغذات جمع کروا رہے ہیں سیاستدان. اب جو ہماری وش ہے وہ یہی کہ فیئر الیکشن ہو اور ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے. یہاں پر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. اہم خبر جہاں پر شامل کرتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے بلوچ یکجہتی کونسل کے احتجاجی مظاہرے کی حقیقت. رواں برس BLA اور BLF نے تربت میں 158 دہشت گرد کارروائیاں کی جس میں سے 66 معصوم افراد شہید ہوئے اور 30 سے زائد زخمی ہوئے. اور CTD نے ایک ماہ کے دوران مختلف خفیہ آپریشن کے دوران 8 مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا ہے. اس کی ایک کڑی 20 نومبر 2023 کو انتہائی مطلوب دہشت گرد کی بات کی جائے جو کہ بالاچ ولد مولا بخش ہے، اس کی گرفتاری ہے اور جس سے 5 کلو بارودی مواد برآمد ہوا تھا. دہشت گرد اگر بات کر لی جائے گلزار امام شمبے کی اور سرفراز بنگل سئی کی تو وہ ریاستی اداروں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور قومی دھارے میں شمولیت کی مثالیں بھی عوام کے سامنے ہیں جنہوں نے بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کو بے نقاب کیا ہے. ایسے دہشت گردوں کے لیے بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ عام فہم سے بالا تر ہے. تو بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کونسل کے احتجاجی مظاہرے کی جو حقیقت ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کے حوالے سے ہم اپنے جو عوام ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم جانتے ہیں. جاوید بلوچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. جاوید بلوچ، اس کی حقیقت بتائیے گا جو سامنے آ چکی ہے. اب دیکھیں، ہم نے مختلف بلوچستان کے ادارے جو پولیس ہیں یا سیکیورٹی ہے ان سے رابطہ کیا ہے اور اس رابطے میں جو ہے وہ بڑے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ رواں سال کے دوران جو ہے وہ BLA اور BLF جو ہے اس کی تربت میں 158 دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں اور اس میں 66 معصوم افراد شہید ہوئے ہیں، 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. جبکہ اس سلسلے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے ایک ماہ کے دوران جو ہے وہ مختلف
खुफिया ऑपरेशन के दौरान जो है वो 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इसकी एक कड़ी ये भी है कि 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाज वल मुलब्बस की गिरफ्तारी जो है वो CTDT ने की थी बलूचिस्तान में, और गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाज से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है वो बरामद हुआ था। तो ये जो एहतजाज किया जा रहा है बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से दुश्मन के एमा पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ये बताइएगा कि आप ये जो लोग एंटी मिलिटेंट स्लोगन्स लगा रहे हैं और जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, और कल पैगाम तो बल्कि सरफराज मंगलजई ने भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने रियलाइज किया है, हमने बहुत बड़ी संगीन किस्म की गलतियां की है। यही गुलजार इमाम शाम्बे ने भी कहा था कि हमें यूज किया गया और हमारे जो बच्चे हैं या दूसरे जो लोग हैं वो अभी नुकसान उठा रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और जिनके जायज जो भी मुतालबात होंगे लोगों के, वो रियासत की जिम्मेदारी बनती है उनको वो पूरा करेगी रियासत की। इनके डिमांड से वो आके वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें जलसा जुलूस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। स्टेट के खिलाफ आप किसी के बिहेस्ट पे नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, बल्कि यहाँ तक है जब मिलिटेंट्स को आप एकोमोडेट कर रहे हैं तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका तो हक बनता है। मेरे ख्याल में इनको अभी भी टाइम है, गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करें और अपने जो भी जायज मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखें, तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इस हवाले से कार्रवाइयों में 66 मासूम अफराद शहीद हुए थे, 30 से ज़ायद जख्मी भी हुए थे, और अब ये जो एक तंजीम है जो उभर कर सामने आई है उसके हवाले से भी जो उसकी असलियत है सामने आ चुकी है, बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाजी मुजाहिरों की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो बलूचिस्तान को बड़ा स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, डिस्पाइट के वहाँ एक तो हालात इस तरह नहीं जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। दूसरा जो टेररिस्ट आउटफिट्स थी उसको अगर आप देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफात मंगलजई ने इशाफात किए हैं कि किस तरीके से यूथ को और स्पेशली खवातीन को मिस यूज किया जा रहा है, तो ये आई थिंक उसी की एक कड़ी है। चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि ये एक एजेंडा है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के अगेंस्ट। तो मुझसे सवाल किया जाता है कि जिस तरीके से पंजाब या सिंध के लोग कई टारगेट हुए उस पर आपने कभी कंडेम नहीं किया, तो उस पर वो बड़ी खामोशी इख्तियार की, उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। फिर अभी ये भी पता चला है कि जिन लोगों को मिसिंग पर्सन कहते हैं या तो वो अफगानिस्तान से बरामद होते हैं या फिर इंडिया से। कई लोग हैं जो इंजर हुए और वो फिर भारत में जाके दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट होता रहा। उससे पहले गुलजार इमाम शाम्बे का सरेंडर है, उन्होंने स्टेट के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और ये भी नेटवर्क टूटना शुरू है। सिर्फ 2-3 ग्रुप्स हैं जो रामदा गुप्ती लीड करते हैं या हरबियार मरी बाहर बैठे हुए या करें और यहाँ पे यूथ को आगे लगाए हुए। अदरवाइज अगर आप देखें जो बलूचिस्तान पे स्ट्रेटजी वो 3 pronged है। नंबर 1, अगर कोई लड़ना चाहता है स्टेट से वो लड़ ले, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहेंगे। नंबर 2, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है और यूथ को आपने ऊपर कौमी धारे में लाने के लिए आप कहने की उनकी एजुकेशन, उनकी बाकी सोशल अपलिफ्ट है एज ताकि पंजाब और सिंध में जैसा यूथ है उस लेवल पे आए। और तीसरा आई थिंक इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की स्ट्रेटजी। इन केस कोई ज्वाइन करना चाहता है और मिलिटेंसी को छोड़ता है तो उसको वेलकम किया जाएगा। उसकी आई थिंक 2 बड़ी क्लियर मिसालें हैं। पीछे फिर चले जाएं कुलभूषण यादव का जब टाइम आपको याद होगा उसमें पकड़ा गया रंगे हाथों, तो भारत की तो इन्वॉल्वमेंट रही है बिकॉज बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर है। 2026 में अभी रेकोडेक का पहला ट्रांच आएगा जिसमें 25% स्टेक जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, $billions of dollars इंशाल्लाह आएंगे। फिर आगे डेवलपमेंट है, सीता का सेकंड फेज है, तो वो साफ ज़ाहिर डेवलपमेंट तो किसी को पसंद नहीं है, तो उसमें फिर बहुत सारी एजेंसियां ये ड्रामा करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ अभी हमें अपडेट कर रहे थे जावेद बलोच। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट शामिल कर लेते हैं। वज़ीर तिजारत और सनअत डॉक्टर गौहर एजाज को सरमायाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश, 5 अफराद जिम्मेदार करार, ट्रिब्यूनल की कार्रवाई की सिफारिश।
اور وزیر مذہبی امور انیق احمد سے ملیشیا کے سفیر محمد اظہر مسلان کی ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات اور حج انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. بلوچستان یونیورسٹی کا بحران انتہائی سنگین ہو گیا ہے. اساتذہ اور اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی مشکلات سے ہونے لگی ہے. روزمرہ کے معاملات بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور انتظامیہ نے اخراجات پورے کرنے کے لیے فیسوں میں 10% اضافہ کر دیا ہے. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ نیو کے نمائندے ہیں کوئٹہ سے عزیز مری, ان سے جانیں گے ہم. عزیز مری, بتائے گا کیا وجہ ہے بلوچستان کے اتنے اہم تعلیمی اداروں کے مسائل حل کرنے میں کیوں سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی؟ جی, بلوچستان کی جو یونیورسٹیاں ہیں سرکاری, وہ تمام جو ہے خسارے میں جو ہے مبتلا ہو چکی ہیں. اس سے ان میں جو ہے مالی بحران ہے. انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ فنڈنگ کی کمی ہے, جس میں جو ہے یونیورسٹی کا جو خسارہ ہے وہ 4 ارب روپے تک جو ہے پہنچ گیا ہے. جبکہ ہائر جو ایجوکیشن اور بلوچستان حکومت اور کے درمیان جو ہے یہ خاص کر جو اسٹوڈنٹ ہیں, یہ طلبہ ہیں, ان کی جو مد میں جو فیسیں وصول کی جا رہے ہیں, جن میں سے 2 ارب 30 کروڑ روپے کے قریب ہیں. یہ خالی جو ہے ان کی آمدنی ہے. جبکہ انتظامیہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے حکومت بلوچستان میں فنڈ جو ہے فراہم نہیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں یا ان کی سرکاری جو ملازمین ہیں وہ جو ان کو تنخواہیں بھی جو ہے ادا نہیں کی جا رہی ہیں. جبکہ ہائر ایجوکیشن نے جو ہے جو 18ویں ترمیم تھی وہاں پہ جو ہے اس ترمیم کے بعد جو ہے اس میں جو ہے فنڈنگ میں جو ہے خاصی جو ہے کمی کی ہے. جبکہ جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی, ان کا یہی کہنا ہے کہ اب مجبوراً جو ہے ہمیں طلباء کی جو فیس ہے ان میں جو ہے 10% جو ہے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو طلباء ہیں وہ نہیں. اضافہ کرنے کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے ان کی جانب سے؟ کوئی معقول ریزن دی گئی ہے؟ جی, انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں متعدد بار جو ہے حکومت بلوچستان کو بھی آگاہ کیا تھا کہ اور انہیں کہا تھا کہ 10 ارب روپے تک جو ہے اس میں جو خسارہ ہو رہا ہے یہ جو ہے بڑھا دی جائے, لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے سنجیدگی کا جو ہے مظاہرہ نہیں کیا ہے. جو 18ویں ترمیم کے متعلق جو میں نے بات کی ہے, 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ جو فنڈنگ ہے ان میں جو ہے کافی کمی جو ہے کی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے مشکلات میں جو ہے کا شکار ہو گئی ہے. جبکہ عید پر بھی جو ہے یہ جو جامعہ یونیورسٹی تھی, ان کے جو ملازمین جو اساتذہ تھے انہوں نے یونیورسٹی کو تالے لگا دیے تھے. 3 ماہ تک ان کو جو ہے تنخواہیں بھی ادا نہیں کی تھیں, جس کے بعد انہوں نے جو اسمبلی میں جا کر مظاہرے بھی کیے. تاہم اس کے بعد انہیں کچھ جو ہے عید پر تنخواہیں ادا کی گئی ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا نہیں کی جا رہی ہیں. جی, ابھی بھی تنخواہیں ادا کی نہیں جا رہی ہیں. بہت شکریہ عزیز منی, تفصیلاً آپ نے صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اب ہم خبریں شامل کریں گے. آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ پر پرتھ ٹیسٹ کے دوران فلسطین کی حمایت کی اگر بات کی جائے تو اس میں بازو پر سیاہ پٹی باندھنے پر ICC نے سخت نوٹس لے لیا ہے. اوپننگ بلے باز سے پرتھ میں بازو پر سیاہ پٹی پہنی ہوئی تھی, جبکہ ٹیسٹ سے پہلے ICC نے ان کے جوتوں کے احتجاج پر پابندی بھی عائد کر دی تھی. عثمان خواجہ پر لباس اور ساز و سامان کے ضوابط کی شک کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے. تو یہ فوٹیج ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ پٹی بازو پر باندھی گئی تھی. آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ پر پرتھ ٹیسٹ کے دوران فلسطین کی حمایت میں بازو پر سیاہ پٹی باندھنے پر ICC نے سخت نوٹس لے لیا ہے اور اوپننگ بلے باز سے پرتھ میں بازو پر سیاہ پٹی پہنی ہوئی تھی, جبکہ ٹیسٹ سے پہلے ICC نے ان کے جوتوں کے احتجاج پر پابندی بھی عائد کر دی تھی. جبکہ عثمان خواجہ پر لباس اور ساز و سامان کے ضوابط کی شک F کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا تھا. اور یہ فوٹیج ہے جس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ بازو پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی فلسطین سے. آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی حمایت میں اور اس سے پہلے بھی جوتوں پر انہوں نے ICC کی جانب سے ان پر احتجاج کیا گیا تھا اور ان کے خلاف نوٹس بھی لیا گیا تھا. اور یہاں پر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. مہنگی بجلی کے ساتھ اوور بلنگ نے صارفین کو رلا دیا. لیسکو کی زیادہ تر سب ڈویژنز میں ایڈوانس بلنگ کا انکشاف ہوا ہے.
रवा माह की बात की जाए, तमाम जो बैचेस है उनकी रीडिंग भी शेड्यूल से हट कर होने का इंकशाफ सामने आ चुका है। ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख ही लिखना बंद कर दी गई है। ये सूरत हाल है कि एक तो अवाम महंगी बिजली इस्तेमाल करे और उसके बाद ओवर बिलिंग का जो मसला है वो भी संगीन हो चुका है। बिजली महंगी होने के साथ साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को रुला दिया है। लेस्को की ज्यादातर सब डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है? अवाम जो इतना बिल दे चुके हैं वो कैसे रिटर्न होगा, या होगा भी या नहीं होगा, या उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होगी, ये भी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि भुगतना एट दी एंड अवाम ने होता है। रवा माह की बात करें तो तमाम बैचेस की जो रीडिंग थी वो भी शेड्यूल से हटकर होने का इंकशाफ सामने आया है। कराची में पानी का बहरान है कि हल ही नहीं हो रहा। शहर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन पानी चोर बगैर किसी खौफ के धड़ल्ले से सरकारी पानी चोरी करके अवाम को बेच रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां भी बेसूद साबित हो रही हैं। आज भी सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड ने नाजिमाबाद और औरंगी नाला में 6 गैर कानूनी कनेक्शन को खत्म करके 3 मुलजिमों को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात क्या है वो उबैद शाह में बताएंगे। उबैद शाह, बताइएगा, सीईओ वाटर बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन अहमद से आपने बात की तो उन्होंने क्या वजह बताई? कुछ शहर कायद में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस और पानी की चोरी के खिलाफ कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और पाकिस्तान जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है, जिनमें बल्दिया, कोरंगी, औरंगी, लांढी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके शामिल हैं, जहां पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कायम थे, गैर कानूनी पानी के कनेक्शन दिए गए थे। इस हवाले से वाटर बोर्ड रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन कर रहा है। रेंजर्स एलामिये के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 93 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें से 204 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को बंद किया जा चुका है, के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 29 को सील किया गया है और 175 हाइड्रेंट्स को मसमार करके 165 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। कराची के वो इलाके जहां पर पानी की चोरी आम हो चुकी थी, और ना सिर्फ पानी की चोरी बल्कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कायम हो चुके थे, जो कि कमर्शियल बुनियादों पर मुख्तलिफ कंपनीज को, फैक्ट्रीज को पानी फराहम कर रहे थे और आवाम तवील अरसे तक पानी से महरूम थे। यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और जहाँ जहाँ शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स थे उनको न सिर्फ सील किया जा रहा है बल्कि मसमार भी किया जा रहा है, और पानी के गैर कानूनी कनेक्शन के हवाले से भी सख्त तादीबी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का ये कहना है कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और रेंजर्स के इस मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में आवाम को जो पानी की चोरी का सामना था और आवाम पानी से महरूम हो रहे थे, तवील अरसे तक मुख्तलिफ इलाकों में कई सालों तक पानी नहीं आ रहा था, वहाँ पर पानी की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने सही कहा कि मसला संगीन हो रहा है उबैद शाह। कराची में पानी का बहरान है और ये हल ही नहीं हो रहा। शहर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन जो पानी चोर है वो बगैर किसी खौफ के धड़ल्ले के साथ सरकारी पानी चोरी करते हैं और उसके बाद आवाम को ही बेच देते हैं। ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, इनके खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां की जाती है, लेकिन उन कार्रवाइयों का कोई फायदा नहीं होता, बेसूद रहती हैं। आज भी कार्रवाई की गई और वहां से 3 मुलजिमों को पुलिस के हवाले किया गया। बताएं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ हर रोज कार्रवाइयां हो रही हैं और वो बिल्कुल कार्रवाइयां बेसूद रही हैं। सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड नाजिमाबाद और औरंगी टाउन में कार्रवाइयां की हैं, जहां पर जो पानी का बहरान है वो संगीन हो गया, लेकिन उसके बाद जो चोर है, जो पानी चोर है, वो पानी चोरी करके शहरियों को बेच देते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मामला, तहकीकाती इदारों ने मुबैना हमलावरों की 2 मुबैना सीसीटीवी फुटेजेस है जो कि हासिल कर ली है। न्यूज़ से भी मुबैना हमलावरों की फुटेजेस हासिल कर ली है। एक फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमलावरों को सड़क से गुजरते हुए देखा जा सकता है। बात कर लेते लाहौर से नुमाइंदे हमारे साथ शाहिद रिजवी, ये मामला क्या है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का ये मामला था जिसमें 2 फुटेजेस सामने आई हैं, जरा इलाबोरेट कीजिएगा, मामला है क्या? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका गार्डन टाउन है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात साबिक चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मामला है। तहकीकाती इदारों ने जो है मुबैना हमलावरों की 2 मुबैना सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली हैं। मुबैना हमलावरों की जो मुबैना सीसीटीवी फुटेज है वो न्यूज़ को भी जो है मौसूल हो गई हैं। फुटेजेस में एक फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार जो है हमलावर
जो एक उनको आते हुए भी देखा जा सकता है, और दूसरी फुटेज में उसी सिम्त जो है वो वापस भी उनके घर से गुजरते देखा जा सकता है। चाहते इदारे मजीद सीसीटीवी फुटेज करीब लगे जो कैमरे हैं वहां से हासिल करने की कोशिश करें, ताकि इस बात का तयन किया जाए कि हमलावर किस सिम्त को आए थे और किस सिम्त को जो है वापस चले गए। इस हवाले से तहकीकाती इदारे जो हैं वो इलाके की जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं, ताकि ये मालूम किया जाए कि क्या हमलावर जो उस वक्त ये वहाँ मौजूद थे, इनके पास मोबाइल फोन थे, तो उससे भी मजीद इनको अहम जो है पेशरफ्त इस मामले में मिलेगी केस में। जी ठीक है शाहिद यूसुफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खाद का बहरान है कि शिद्दत इख्तियार करने लगा है। मंडी बहाउद्दीन में माफिया मनमाने दामों पर खाद फरोख्त करने लगे हैं। खाद की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फरोख्त पर किसान परेशान दिखाई देते हैं। और मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं न्यू के नुमाइंदे ज़हीर खान से। ज़हीर, ये यूरिया खाद की किसानों को सप्लाई की क्या सूरत हाल है, क्यों फराहम नहीं की जा रही उनको? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गल्ला मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ किसान सरापे एहतजाज हैं यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ। किसान जो से हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। उनका कहना है कि अगर खाद हमें ना मिली तो पहले पानी के लिए भी 5 लाख बोरी तकरीबन मंडी बहाउद्दीन के लिए आई, जो इन्होंने ब्लैक और रेट से ज़्यादा कीमतों में फरोख्त करके किसानों को करोड़ों रुपए का टीका लगाया। ਸਾਡਾ हुकूमत अगे मुतालबा है कि गंदम का पहला पानी जो सन खाद नहीं लभ रही। अगर खाद नहीं लभेगी तो फसल किस तरह होगी। सन खाद टोटल ब्लैक च भी लभदी है। गवर्नमेंट जिहड़ी है वो मकसद है कि इहदे ते मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो साडी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसान को खाद दिओ। अगर खाद ना मिली तो साडी फिर गंदम की फसल नहीं होगी। हुकूमत से मुतालबा है कि ब्लैक में खाद फरोख्त करके करोड़ों रुपए महकमा ज़राअत और इंतजामिया की मिली भगत से जो कमाया जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। तमाम वज़ीर आला और फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी दरसगाह पेशावर यूनिवर्सिटी का माली बहरान जो है वो मजीद संगीन हो चुका है। अब मुलाजिमीन को अभी तक नवंबर की तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा सकी हैं, जबकि दफ्तरी अमूर भी ठप होकर रह गए हैं। निगरान सूबाई हुकूमत ने इंतजामी अमूर चलाने के लिए 9 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है, लेकिन यूनिवर्सिटी सेनेट की जो सेनेट की जानिब से बजट की मंजूरी है वो नहीं दी गई। मामला क्या है ये हम जान लेते हैं। नियो के नुमाइंदे हैं शाहिद खान। शाहिद खान बताइएगा, ग्रांट मिलने के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तनख्वाहें दी नहीं जा रही, वो क्यों नहीं दी जा रही, उसकी क्या वजह है? जी देखिए, तनख्वाहें जारी न होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो रवां माली साल का बजट है पेशावर यूनिवर्सिटी का वो सेनेट ने पास नहीं किया, यानी कि वो बजट पास नहीं हो सका है। इस वजह से जो तनख्वाहें हैं उसको मुलाजमीन को देने में ताखीर हो रही है। इसके साथ साथ एक और भी बड़ी वजह है कि तकरीबन 6 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते मतलब 1.5 माह हो गया है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के जो क्लास 3 क्लास 4 मुलाजमीन हैं तो वो तकरीबन 17 स्केल के तक के मुलाजमीन उसमें शामिल हैं, तो बाइकाट पे है और उन्होंने ड्यूटी से बाइकाट कर रखा है। और उनकी ड्यूटी को बाइकाट की बड़ी वजह ये है कि वो जो 35%, 30% और पेंशन में 17.5% जो है वो तनख्वाह में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वजह से तकरीबन 1.5 माह से जो यूनिवर्सिटी के उमूर है वो भी टफ है। तो ये 2 बड़ी वजूहात है कि जिसकी वजह से तनख्वाहें जो अभी तक जारी नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शाहिद खान। मर्दान में जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए यूरिया के 2800 बोरियां जो है वो बरामद कर ली गई हैं और पकड़े गए यूरिया के बैग्स की जो कीमत है वो 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की है। मर्दान से फजल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कार्रवाई करते हुए यूरिया के 2800 बोरियां बरामद की है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जुनैद खालिद ने 2800 बैग्स कब्जा में लेने के बाद महकमे ज़राअत के मॉडल फार्म मुंतकिल किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जुनैद खालिद कहते हैं पकड़े गए यूरिया के बैग्स 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की है। बेसिकली मर्दान का माल था, ये दूसरे जिला में जो है भेजा जा रहा था, स्वाद, बोनेर, बाकी उसके अलावा नौशहरा और इवन पेशावर भी जा रहा था वो माल। 2800 बैग्स थे, तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद का ये माल था, 4 ट्रक्स थे। महकमे ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ने कहा कि मालिकाने रात की तारीकी में 2 लोड गाड़ियां मॉडल फार्म से जबरदस्ती ले गए। हमने मौका पर मौजूद गफलत के मुर्तकिब 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। तो डीलरों के खिलाफ हमने FIR दर्ज किए ये सदर थाना में, और इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे स्टाफ थे उसको मैंने सस्पेंड किया है कि मतलब आप टाइम पे मतलब अगर हमें सही उस वक़्त इन्फॉर्म करते तो शायद
हम कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर महकमे ज़राअत असर खान ने मजीद कहा कि मकामी फर्टिलाइजर ताजरों आलमगीर और असद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फजल हक, न्यूज़, मर्दान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की आगे बढ़े आलूदा माहौल और इस्तेमाल शुदा डायपर्स प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ जंग। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाका दरा बुटंगी के रिहायशी इमरान महमूद की कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की अनोखी मुहिम है, लेकिन इस हवाले से जानेंगे। अभी आपको बताएं बिलावल भुट्टो सरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब करे फैसलाबाद में, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक बड़ा कामयाबी है कि आपने इस सफ़र को होते होते ही मेरा ख्याल में एक बड़ा कामयाबी है कि आपने इस सफ़र को होते होते अब 9th ईयर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आप सबको ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान नहीं चल सकता अगर हम अपने शायर को, अपने आर्टिस्ट को, अपना कल्चर को ओन नहीं करते। अगर हमने एक जदीद मॉडर्न मुल्क बनाना है और अगर हमने अपने तमाम जो मसाइल है, ख़तरे हैं, उनका मुकाबला करना है, अगर हमें दुनिया के साथ चलना है, तो हमें अपना तारीख़ को, अपना सकाफ़त को ओन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक ये बदकिस्मती है, मेरे ख्याल में जुल्म तो बहुत हुआ है इस मुल्क में, मगर जो सबसे बड़ा ज़्यादती है वो ये नहीं कि हमने खुद अपने हाथों से अपने बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल किए हैं, मगर हमारा जो सबसे बड़ा ज़्यादती हमने किया है वो हमने अपने हाथों से अपना सकाफ़त को, अपना तारीख़ को, अपना ज़बान को दबाया है। जब तक आप एक थिंकिंग मुल्क नहीं बनते, अगर शायर नहीं होते, अगर राइटर्स नहीं होंगे, अगर आर्टिस्ट नहीं होंगे, तो आपका सियासत ऐसे ही होगा जैसे आजकल आपको नजर आ रहा है। आप एक अंग्रेजी का saying है, and it's sort of become repeated too much and kind of bland, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately, हम उस पेन के बजाय अपने नौजवानों के हाथों में हथियार, बंदूक, गोली तो थाम लेते हैं, मगर वो कलम, वो किताब इस तरीके से नहीं था। मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान को एक नई सिमत पे लेके जाएं, जहाँ हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। आप इजिप्ट को देखें, उनके पास एक हिस्ट्री है, वो एक मुसलमान मुल्क है, मगर वो अपना हिस्ट्री को ओन करते हैं, अपना तारीख़ को, अपना कल्चर को ओन करते हैं। कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है जो अपना ही तारीख़ को, अपना ही माजी को इग्नोर करे। मेरा एक ख्वाब है, एक विजन है इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मोहनजोदारो से वाकिफ़ हो, कश्मीर के, पंजाब के नौजवान हमारा शेख अयाज को पहचाने जैसे हमारा सिंध के नौजवान अल्लामा इकबाल को पहचानते। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होंगे तो बाकी इश्यूज़ का मुकाबला करने में हमारा कामयाबी
मुश्किल होगा, मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। इसलिए मैं आप पे एतमाद भी करता हूँ, भरोसा करता हूँ और जानता हूँ कि जब इस मुल्क के दानिशवरों जाग जाते हैं, इस मुल्क के शायर जाग जाते हैं, सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवान जाग जाते हैं, तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब we're about to enter 2024 and मेरा ख्याल में पाकिस्तान को 2024 में एक रेनेसांस की ज़रूरत है, जहाँ हम पूरे पाकिस्तान में हर कल्चर को, हर ज़बान को, हर कौम की तारीख़ को ओन करे, पहचाने, सिखाए। क्या वजह है कि हम इस मुल्क के तमाम जो ज़बान है, जो इस खित्ते में, इस सरज़मीन में बोले जाते हैं, अगर हम इन सब ज़बानों को ओन करें, इन सब को वो स्टेटस दे कि ये सब तमाम जो इस मुल्क में, मेरे सियासी लोग जो सामने ये घबरा रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या हर्ज है कि अपने जो इस मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें बोले जाते हैं, कि अगर हम अपना करिकुलम में एक लैंग्वेज कोर्स डाल दें और पाकिस्तान के बच्चों, उनके वालिदैन की मर्ज़ी हो कि उनका बच्चा सराइकी सीखना चाहे, सिंधी सीखना चाहे, पश्तो सीखना चाहे या कोई भी ज़बान सीखना चाहे, हम उनको सीखने का मौका फराहम करें। इस मुल्क में के हर रहने वाले, हर ज़बान बोलने वाले शहरी को वो ओनरशिप दे कि हाँ, उर्दू हमारा कौमी ज़बान है, मगर साथ साथ आपका भी ज़बान और आपका भी ज़बान और आपका भी ज़बान उतना ही हमारे कौमी ज़बान है। अगर हम इस किस्म का इनकलाब लेकर आ सकते हैं, जहाँ पंजाब अपना सकाफ़त को, पंजाब अपना तारीख़ को, कश्मीर को अपना सकाफ़त को, कश्मीर को अपना तारीख़ को, पश्तूनख्वा को अपना सकाफ़त और तारीख़ को, बलूचिस्तान को अपना सकाफ़त और तारीख़ को, और हाँ, सिंध को अपना सकाफ़त और तारीख़ को हम ना सिर्फ ओन करें, ना सिर्फ माने, मगर एक मुल्क हो के इसको ओन करें, तो मेरे ख्याल में हम वो इनकलाब, हम वो रेनेसांस शुरू कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ सिंध में एक किस्म का बंद बांध लिया है और इंतहा पसंदी को, इंतहा पसंदी का जो सोच है उसको एक हद तक रोका गया है, तो सिर्फ इसलिए कि हम अपना सकाफ़त को, अपना कल्चर को ओन करते हैं। और अगर इसी तरीके से हम मुल्क भर में अपना कल्चर को, अपना तारीख़ को ओन करते, तो मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि हम इन तमाम इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। दम दम मस्त कलंदर का नारा लगाकर, हे जमालों का नारा लगाकर इनका मुकाबला मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, पाकिस्तान कर सकते हैं। वैसे तो नफ़रत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा, इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे, तो कुफर कहेंगे, तो पता नहीं क्या क्या कह पाएंगे एक दूसरे को, तो हम कैसे एक पाकिस्तान हो के इस मुल्क को चलाएंगे? आपकी मदद के साथ हमें इस हाइपर पार्टिजानशिप, हाइपर पोलराइजेशन की बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है कि हमारा राय अलग हो, हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें, मगर इसका ये नहीं मतलब
کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضا, وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا, تو چاہے ہمارا معاشی مشکلات ہو, چاہے وہ ہمارا دہشت گردوں یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو, چاہے وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہیں, تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں گے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے, کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے. لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے, جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں, ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے, تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے اور آخر کار ہم جیت جائیں گے, آپ جیت جائیں گے, اس ملک کے عوام جیت جائیں گے. ہمارا ثقافت کے ساتھ, ہمارا تاریخ کے ساتھ, ہمارا سیاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا. ایک موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ سب ہمارے جو سیلاب کا جو اثر تھا, قیامت سے پہلے قیامت تھا, ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے عوام کو پہلے, پھر دنیا کا عوام کو ایک سمجھانا ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیاز ہے, وہاں دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے, تو وہ ہمارا ہمالیین ریجنز ہے. اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے بہت سے فارن ایکسپرٹس آتے ہیں, اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں, اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نارتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا, تو ساؤتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا, اور ہمارا جو پولر بیئرز ہے اور ہمارے جو پینگوئنز ہے ان کو بہت خطرہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا. مگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so کیا ہوگا جب ہمارا ہمالیاز کا جو برف ہے وہ پگھل جائے, کیا ہوگا؟ اس سے جو خطرہ ہے, ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ برف پگھل جائے گا, اور جیسے یہ پگھلتا ہے پہلے ہم پانی میں ڈوبیں گے, پھر ہم پیاس سے مریں گے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے. ہم نے اپنا تیاری اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے محنت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے, اور دنیا بھر میں ہمیں ایک انیشیٹو شروع کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ انٹارکٹیکا اور دی آرکٹک کے بعد جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہمارا ہمالیاز کے نیچے جو پاکستان موجود ہے, وہاں کے جو 250 ملین لوگ رہتے ہیں ان کے زندگی خطرے میں, اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کا تیاری اس طریقے سے پلان کرنا پڑے گا. یہاں اسٹیج پہ ہمارا سابق چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں تک ہمارے سیلاب متاثرین کے گھروں کا تعمیر کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہوا, مگر ہمیں پورا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویئرنیس پھیلا دیں.
जब तक हम अपना अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हम अपने रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और दुनिया से हम वो रिसोर्सेज का उम्मीद नहीं रख सकते जिससे हमें अपना पूरा जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का जो निज़ाम, इन सारी चीज़ें में वैसे वाटर स्कैसिटी का मुकाबला करने के लिए इन सारी एरियाज़ में वो तब्दीली लाना पड़ेगा जिससे हम अपने अवाम को इस ख़तरा से बचा सकेंगे। वरना हर रेगुलरली ये एक तरफ सैलाब आते रहेंगे और उसके बाद जो उसका दूसरा असर है उसका ख़तरा भी होगा। ये एक बहुत बोरिंग टॉपिक है, ना आप मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं ना मेरे जलसे में मेरे कारकुन सुनना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क की ज़रूरत है, ये इस मुल्क की ज़रूरत है कि हम ये समझें। तो इसलिए मैंने अपना एक टॉकिंग पॉइंट बनाया है, एक सीरियस हिस्सा बनाया है मेरे आने वाले मंशूर का कि हमें अपने मुल्क में अपना अवेयरनेस फैलाना है और अपना डेवलपमेंट प्लान को रीथिंक करना पड़ेगा और दूसरा अपना मुल्क का सफ़ीर बन के दुनिया में ये जिद्दोजहद चलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उन पेंगुइन्स और उन पोलर बेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान में 200 मिलियन आबादी के जो अवाम है उनकी ज़िंदगी उनके ख़तरे में है, उनके माल ख़तरे में है और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला इसका भी मुकाबला ज़रूर कर सकेंगे। फाइनल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसमें भी आपकी ख़ास तौर पे याज मेलों के और सिंध के पाकिस्तान के शायर और सकाफ़ती रहनुमा की मदद की ज़रूरत होगा कि हम पीपल्स पार्टी सोच रही थी कि हमें अपने नौजवानों को एक पॉजिटिव एवेन्यू देना चाहते हैं जहाँ वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ करे, अपनी इंटेलेक्चुअल या कल्चरल जिस तरीके से बेहतरी लेकर आए। तो हमने जो यूथ कार्ड और यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट इज़ टू हेल्प विद करियर सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड उस किस्म के चैलेंजेस, साथ साथ जो नौजवानों के लिए जो रोज़गार की तलाश में हैं उनको हम यूथ कार्ड के थ्रू थोड़ा माली मदद एक साल के लिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि जब वो रोज़गार की तलाश में हैं तो उनको कुछ हुकूमत की तरफ से जो जिनका हक बनता है उनको कोई मदद मिले और उस कार्ड के थ्रू उनको एक्सेस भी मिलेगा हमारा यूथ सेंटर्स में। तो यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट में हम तो लाइब्रेरी भी चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी चाहते हैं, वाईफाई ऐसे हो कि नौजवान आ सके, वो अपना काम कर सके, पढ़ाई कर सके, एंजॉय भी कर सके, साथ साथ स्पोर्ट्स का हम स्पेस भी देना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हम इन्हीं यूथ सेंटर्स में जहाँ उनका वोकेशनल ट्रेनिंग और करियर सर्विस और एक्सेट्रा ये बाकी चीज़ें तो चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा जगह हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला हम बनाना चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स को, लेकिन ऐसा जगह हो कि कोई अपना सकाफ़त को, कोई शायरी को, कोई पोइट्री को, कोई फ़नकारों को, कोई डांस करना चाहे, कोई म्यूज़िक चलाना चाहे, कोई ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना चाहे, तो एक सेफ़ स्पेस हो जहाँ हमारे नौजवान अपना कल्चर, अपना सकाफ़त और अपना हिस्ट्री को इस तरीके से ओन कर सके। और एक पॉजिटिव इंगेजमेंट अगर हम अपने नौजवानों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ वो मुस्बत तरीके से अपने मुआशरे पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये जो क्राइम है, जो ड्रग्स के इश्यूज़ है, ये तो चलते रहेंगे। इसमें भी आपकी मदद की ज़रूरत होगा। आपने इतना कामयाब ये मेला भी करा दिया है और आपका नेटवर्क जो है वो मुल्क भर में है, तो जैसे हम ये सेंटर्स को क़याम देंगे तो हमारा कल्चर स्पेसेस में आपकी मदद की ज़रूरत होगा। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऑल ऑफ यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑल्सो फॉर Karachi and Lahore and all our big cities, but more importantly for all our rural areas and all the far-flung urban centers of these countries that are far removed from the offerings of
the great metropolises. एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सबकी हमारा ऑर्गेनाइजर्स का, हमारे मेहमानों का, मगर इससे भर कर मेरा जो पैगाम है वो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि हमारे इस जद्दोजहद में हमारे साथ दें। तनकीद के गुंजाइश तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं ख़ुद करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ, लेकिन मैं उससे भरकर मैं कुछ करना चाहता हूँ। और अगर हम उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो अकेला कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। मिल के मेहनत करके इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की जो सिमत है इस वक्त, इसको हमने तब्दील करना है। थैंक यू वेरी मच। तो सरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करें। नवाज शरीफ अक़लियती रहनुमाओं से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इजाफा हो रहा है और ये बहुत खुशाइंद है और हम आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अक़लियती नौजवानों और अपनी बहनों ख़वातीन के किरदार को और भी फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। और पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों और अकायद का एक अपना ये जिसको कहते हैं गुलदस्ता है, और हम बिल्कुल इस गुलदस्ते को इंशाल्लाह और भी आने वाले वक्त में सजाएंगे और इसको इंशाल्लाह और भी खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। और अक़लियतें पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और हमारे लिए बहुत बाइसे इफ्तिखार हैं। तो अभी बल्कि क्रिसमस की भी आमद है। मसीही बरादरी को मुल्क भर में और मुल्क से बाहर भी अपनी भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कभी कोई डिस्टिंक्शन जो है ना वो नहीं कभी मैंने महसूस की या देखी या कोई तमीज़ या तशख़ीस या कोई इम्तियाज़ नहीं किया कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। हम सब एक ही कौम के बाशिंदे हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। और वैसे भी जो मैं तो अपना आप को बहुत अदना से एक आदमी समझता हूँ, जो कौमी लीडर होते हैं उनके सामने पूरी कौम एक कौम होती है। मुसलमान, हिंदू, मसीह, सिख और पारसी, फिर उसके बाद और भी कोई जो भी रहने वाला है वो कौम का एक फ़र्द है और हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम अपनी ज़ात को समझते हैं। तो आपकी माशाल्लाह कुर्बानियाँ पिछली जो जंगें गुजरी हैं उसमें भी बहुत उम्दा कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं। मैं ख़ुद जानता हूँ ऐसे उन फ़ौजियों को, फ़ौजी अफसरों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान की फ़ौज का वो हिस्सा रहे हैं और बड़ा माशाल्लाह उन्होंने एक सच्चे और उम्दा पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। तो हमें उनके खिदमात पे भी नाज है। बड़े वो बहादुर लोग हैं और बहादुर लोग थे जिनको मैं कुछ उनमें से फौत भी हो चुके हैं। तो जो बड़े ही मैंने इंटेग्रिटी वाले, ऑनेस्ट और बड़े डेडिकेटेड वो लोग थे जिनको मैं जानता हूँ। उसमें एक कर्नल थे, कर्नल ट्रेस्टर थे, बहुत उम्दा आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और फिर वो मैं प्राइम मिनिस्टर था तो वहाँ मेरे साथ वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहे हैं और फिर फॉरेन ऑफिस के अंदर भी वो पोस्टेड रहे। तो वो माशाल्लाह उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से
اپنے فرائض انجام دیے. تو پوری فوج کے اندر ان کا ایک نام ہے کرنل ایس کے ٹریسلر, تو سشیل کمار ٹریسلر یہ نام تھا ان کا. تو بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں. قائد اعظم کے بھی بڑے اچھے کئی ساتھی تھے جو کرسچن تھے اور ہندو تھے, اور پھر وہ اپنا انہوں نے پاکستان بنانے میں بھی بڑا قائد اعظم کا ساتھ دیا. تو میں سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو, اور بہت اچھا ہوگا کہ ہم ان کے لیے راہیں ہموار کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, وہ آگے بڑھیں. ہمارے یہاں پہ خیال داس صاحب ہیں, پھر وہ کامران مائیکل ہیں, ڈاکٹر بھگوان داس ہے, اور ہمارے اور بھی ہیں جو بڑے ہمارے وفادار با وفا ساتھی ہیں, ڈاکٹر درشن لال, تو ان پہ بڑا مجھے مان ہے. لاہور میں قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا اقلیتی رہنماؤں سے خطاب جاری تھا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنا پورا مقدمہ لڑیں گے اور عوام کی خدمت بھی کی جائے گی, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون اب عوام کی خدمت کرتا ہے, کیونکہ ہمارا پرپس صرف یہی ہے. مزید یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ مجھے کیوں نکالا تھا, اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا, اور جو نااہلی ہے وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی. الیکشن کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور ماحول بھی بننا شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کرتا ہوں, اور جو قائد نون لیگ ہیں وہ اس وقت اقلیتی رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. آلودہ ماحول اور استعمال شدہ ڈائپرز پلاسٹک بیگز کے خلاف جنگ. مظفر آباد کے نواحی علاقہ درہ بٹنگی کے رہائشی عمران محمود کی کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے نوحے کی مہم سامنے آ چکی ہے. رپورٹ کریں سردار ذوالفقار علی. آباد سے 12 کلومیٹر کی مسافت پر واقع گاؤں درہ بٹنگی کا رہائشی عمران محمود صاف ستھرے ماحول کے لیے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوشاں. میں نے اپنے طور پر شروعات کی اس کی. اب میرے 7-8-10 لوگ ہیں, ہم گھروں سے اکٹھا کرتے ہیں ڈائپر وغیرہ جو بھی ہو, وہ بائک کے ساتھ یا گاڑی میں رکھ کر ہم مظفر آباد لے جاتے ہیں, وہاں پر بلدیہ کا ڈسٹ بن ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. کچرے کو ٹھکانے لگانے کا مقصد گاؤں کے ماحول اور قدرتی پانی کے ساتھ چشموں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ پینے کے لیے پانی صاف رہ سکے. پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا ادھر چشموں سے پانی نیچے جاتا تھا. دیکھ وہ لوگ وضو کرتے ہیں, گھروں میں پیتے ہیں پانی ادھر سے. اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو چشموں کو ہم نے صاف رکھنا ہے. عمران محمود اور اس کے گاؤں کے نوجوان گاؤں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد موٹر سائیکل کے ذریعے یہ کچرا شہر کے اندر نصب کوڑا دان میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مقامی سطح پر کوشش کی جائے تو اس کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. پاکستان نامہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.